हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन तो कर रहे होंगे आप लोग। आइए हम लोग आज क्लास 11th के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आपको याद होगा जो भी टॉपिक पर बात कही थी, रिप्रोडक्शन पर या ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ पर, यानी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बात हम कर रहे थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। देखिए क्लास 11 बच्चे ध्यान देंगे। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। कहा ऐसा जाता है कि हमारे शरीर में 1 मिनट में 200 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होता है और इन सभी केमिकल रिएक्शन को सम्मिलित रूप से, यानी हम एक साथ अगर कहेंगे तो मेटाबॉलिज्म, तो दैट मींस यू कैन से अबाउट मेटाबॉलिज्म इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच all chemical reaction occur in our body, in our cell, in our living system is called as metabolism. तो आपने मेटाबॉलिज्म पर तो देख लिया कि लिविंग रिएक्शन, लिविंग केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसके हम कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और जानकारी दे दूं कि बॉडी के अंदर लिविंग केमिकल रिएक्शन, जब भी मैं लिविंग की बात किया तो यहां पर लिविंग केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर भी अगर कोई लिविंग रिएक्शन हो रहा है तो वो भी एक मेटाबॉलिज्म हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल इसका, टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, जहां जैसे कोई इनफर्टाइल कपल है वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में बात कही थी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम, डोनर मेल का और डोनर फीमेल का लेकर के फर्टिलाइज कराया जाता है, तो वो भी एक लिविंग रिएक्शन है, उसे भी आप मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो एक चीज याद रखो बच्चे, अगर बॉडी के अंदर होगा इनसाइड द बॉडी कोई भी रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, तब उसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे उसको बोलेंगे इन विवो। याद रखिएगा इन विवो। अगर बॉडी के बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी मींस लैबोरेटरी में हो रहा है। अगर लैबोरेटरी में हो रहा है तब उसको कहेंगे इन विट्रो। क्या कहेंगे? इन विट्रो। तो अभी मैंने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, इन विट्रो हो जाएगा। और बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको इन विवो कहेंगे। अब कौन कौन से केमिकल रिएक्शन, जैसे आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद वो जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, वो टूटता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में। एक होता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई प्रोडक्ट बन रहा, तो बनेगा तो एनाबॉलिज्म होगी। अगर मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल के अंदर या बॉडी के अंदर कोई चीज टूट रहा है तो उसे कैटाबॉलिज्म होगी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। इन एनाबॉलिज्म रिएक्शन any simple molecules combine and form a complex molecule. That means this is the making process, this is the fermenting process, this is the so this is called anabolism. in point of view, example point of view से अगर देखना चाहते हैं, अगर देखिए एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे हम समझेंगे एनाबॉलिज्म को? जैसे प्लांट के अंदर आपने देखा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? तो ये दोनों क्या है? एक सिंपल मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये रिएक्शन करने के बाद जब ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6 बना देता है, यहाँ पर सनलाइट एंड क्लोरोफिल का यूज होकर के, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ एक सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एंड इन सेकेंड कैटाबॉलिज्म, the complex molecule breaks into
a small molecule or simpler ones. So this is called catabolism. Just for example, after digestion in our cell, the glucose molecule get converted into pyruvate in our cytoplasm, and after that this pyruvate goes inside our mitochondria, where they oxidize in the presence of oxygen and release energy. So this mechanism is called, this living reaction is called catabolism. Suppose that this is a glucose, this is H12O6. Okay, now this glucose molecule oxidize by the oxygen, and then it will convert it into 6CO2, 6H2O and 38 ATP. ATP is the chemical energy, is the unit of energy, and full form is adenosine triphosphate. याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपने देखा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट करके सिंगुलर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो ये क्या है, टूट रहा है, तो कैटाबॉलिज्म। अब आपको याद रखिएगा ट्रिक्स है। देखो बच्चे, आना, आना मतलब बनना, काटा, काटा मतलब काटना भी तोड़ना, तो टूट रहा है, और यहाँ बन रहा है। तो कितने टाइप के मेटाबॉलिज्म हो गए, 2 टाइप के। तो ये एक लिविंग कैरेक्टर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो बच्चे इसके बाद जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर देखेंगे, अभी देखा मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आया होगा जरूर। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, इसका हिंदी होता है कोशिकीय संगठन। तो मैं आपको बता दूं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या, कि हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दुनिया में लिविंग कैरेक्टर है, उन सब का जो बेसिक कंपोजिशन है वो है सेल। तो मींस क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर सेलुलर होता है। यही लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो सेलुलर सेल से बना हुआ है, सेलुलर कंपोजिशन है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट्स। ओके डियर, तो आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसियसनेस। ये क्या होता है कंसियसनेस, ये भी देखिए छोटा सा टॉपिक है, सेल्फ कंसियसनेस की बात करें। देखो कंसियसनेस का मतलब ये होता है, अगर हम कंसियसनेस की बात करें तो हर आदमी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर है, वो जागरूक है कि हमारे वातावरण में क्या हो सकता है, कब कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, तो उसके लिए अवेयर है, यानी वो पूर्ण रूप से पहले तैयार है। जैसे अभी हमारे देश में जो वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19 को लेकर के, तो हमारा देश अलर्ट है, नहीं तो आज हमारा देश भी उसी इटली और अमेरिका की तरह आज यहाँ भी लोग मर रहे होते। तो ये एक, अगर हम कहें हमारे देश में कौन ऐसा स्टेप है जो हमारे देश में कंसियसनेस को मेंटेन किया, तो वो है लॉकडाउन। इसी तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बारे में सोचता है। जैसे आपने देखा होगा माइग्रेंट जो बर्ड्स होते हैं, साइबेरियन बर्ड्स जिसको हम कहते हैं, वो देखोगे जब विंटर का सीजन आता है, तो विंटर के सीजन में हम जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ ये तो मेरा घर बिरौल है, मैं बिरौल लोकेलिटी में रह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात दरभंगा जोन में रह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस एरिया में भी आप देखते हैं ठंडियों के मौसम में आपके एरिया में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, ये नॉर्थ बिहार की तरफ बहुत सारा बर्ड्स आता है दूसरे जोन से, तो वो कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ गर्मी हुआ और यहाँ ठंडी हुआ, तो वो अपने आप को माइग्रेट किया ताकि वो उसका वहाँ इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं था, यहाँ है तो वो अवेयर है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेयर है, उसको कंसियसनेस कहते हैं। और ह्यूमन के पास सबसे ज्यादा कंसियसनेस होता है, उसको हम लोग सेल्फ कंसियसनेस कहते हैं, यानी सबसे पावरफुल कंसियसनेस है ह्यूमन के पास, जिसको हम लोग सेल्फ कंसियसनेस कहते हैं। और सेल्फ कंसियसनेस को वेदास के टाइम में कहा जाता था जीवा भावा। तो बच्चे आज का लेक्चर हमारा यही है। आज हमने आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया, कंसियसनेस पढ़ाया। अब आपको एनसीईआरटी में जाकर के एक एक चीज को पढ़ें और शॉर्ट नोट्स बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके सीखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि वी नो अबाउट दैट
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हमें अगर रेस को जीतना है तो स्लो एंड स्टडी चलना होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद।